नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पीटर थिल और ब्लेक मास्टर्स की 0 to 1। इसने सिलिकॉन वैली में और उससे भी आगे काफी लोगों के सोचने के तरीके को बदला है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो इसका सार है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करता है। इसके जो मुख्य आइडियाज हैं। सही, तो आज कोशिश यही रहेगी कि 0 to 1 का जो ये अनोखा नजरिया है उसे थोड़ा और गहराई से समझें। हाँ। ये 0 से 1 आखिर है क्या चीज, और ये जो 1 से n है, मतलब मौजूदा चीजों को बेहतर बनाना, उससे ये अलग कैसे है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सोच इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो एक सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि दुनिया में तरक्की मतलब प्रोग्रेस दो तरह से होती है। या तो आप वो करते हैं जो पहले से है, बस थोड़ा बेहतर या ज्यादा जगहों पर। इसे कहा गया है 1 से n। हाँ, हॉरिजॉन्टल। या फिर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी था ही नहीं। बिल्कुल, नया, एकदम स्क्रैच से। वो है 0 से 1। एग्जैक्टली, वर्टिकल प्रोग्रेस। और स्रोत साफ कहता है कि असली बदलाव, जो रियल इनोवेशन है, वो इसी 0 से 1 वाले रास्ते से आता है। और दिलचस्प बात ये है, जैसे आपने कहा भी, कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या टेक की दुनिया के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मतलब एक बेसिक फलसफा है कि आप किसी भी फील्ड में, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, आर्ट्स, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ओरिजिनल, कुछ यूनिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि कामयाब होने के लिए कई बार आपको जो स्थापित नियम है उनके खिलाफ जाना पड़ता है। जैसे कि कंपटीशन से बचना। ये सुनने में कितना उल्टा लगता है ना। हम तो हमेशा सुनते हैं कि कंपटीशन अच्छा है। हाँ, ये तो है, इस पे जरूर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले लेखकों के बारे में थोड़ा जान लें। पीटर थिल, जाहिर है पेपैल वाले, सब जानते हैं उन्हें। हाँ, को फाउंडर पेपैल के, और उसके बाद एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। और ब्लेक मास्टर्स उस वक्त स्टैनफोर्ड में स्टूडेंट थे। उन्होंने थिल की एक क्लास ली थी जो बहुत पॉपुलर हुई, और उसी क्लास के नोट्स को उन्होंने एक तरह से संवारा, ऑर्गेनाइज किया और फिर किताब की शक्ल दी। अच्छा, तो ये किताब एक तरह से थील के जो प्रैक्टिकल अनुभव है, उनके विचार हैं, बिल्कुल, उनका निचोड़ है, सिर्फ थ्योरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जिसे मास्टर्स ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। चलिए, तो फिर उस मूल कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। 0 से 1 वर्सेस 1 से n। शुरुआत करता इनमें फर्क कैसे बताता है? क्या है ये 1 से n? देखिए, 1 से n का मतलब है, जैसा आपने कहा, किसी सफल मॉडल को कॉपी करना या उसमें बस थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करना। किताब इसको ग्लोबलाइजेशन से जोड़ती है। मतलब एक चीज जो कहीं सफल है, उसे लेना और पूरी दुनिया में फैला देना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कह सकते हैं कि चीन में पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी देशों की बहुत सी टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल को अपनाया और उन्हें अपने यहाँ बड़े स्केल पर लागू किया। ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। आप कुछ नया नहीं बना रहे, बस जो है उसे फैला रहे हैं। ओके। और 0 से 1? 0 से 1 है वर्टिकल ग्रोथ, ऊर्ध्वाधर। ये है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, बिल्कुल नया। ये टेक्नोलॉजी और रियल इनोवेशन से जुड़ा है। ये वो छलांग है जो हमें बिल्कुल नई कैपेबिलिटीज या नए सॉल्यूशंस देती है। और किताब का तर्क ये है कि लंबे समय में यही 0 से 1 वाली प्रोग्रेस है जो ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही समाज को सच में आगे ले जाती है। तो उद्यमियों को, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को, हमेशा इसी 0 से 1 पर फोकस करना चाहिए। किताब तो यही कहती है, इसी यूनिक रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब नकलची मत बनो, कुछ मौलिक बनाओ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में ज्यादातर चीजें तो 1 से n ही होती है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। 0 से 1 जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आगे क्या है। कोई मैप नहीं है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन स्रोत का तर्क यही है कि असली चुनौती और असली रिवॉर्ड इसी में है। दुनिया को शायद एक और कॉपी पेस्ट सोशल मीडिया ऐप की उतनी जरूरत नहीं है। सही बात है। जितनी की अगली बड़ी फंडामेंटल खोज की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कैंसर का इलाज हो या क्लीन एनर्जी हो या कुछ और। तो 0 से 1 वाली कंपनियां ही भविष्य बनाती हैं, सिर्फ उसे दोहराती नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर वो कंपटीशन वाली बात आ जाती है जो आपने शुरू में कही थी, और ये शायद किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं।
क्योंकि हम तो यही सीखते आए हैं कि हेल्दी कंपटीशन मार्केट के लिए अच्छा है, ग्राहकों के लिए अच्छा है। पर ये किताब कह रही है कि कंपटीशन से बचो, एकाधिकार बनाओ, मोनोपोली। ये क्या फंडा है? हाँ, ये थील का एक और आर्ग्यूमेंट है। किताब कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन, मतलब जहां बहुत सारी कंपनियां हैं और सब एक जैसी चीज बेच रही हैं, वो बिजनेस के लिए मौत के कुएं जैसा है। क्यों? क्योंकि तब आपका सारा फोकस सिर्फ कीमत कम करने पर होता है। प्रॉफिट मार्जिन लगभग खत्म हो जाते हैं। आप बस जिंदा रहने के लिए लड़ते रहते हैं। इसके उलट जो कंपनियां सच में लंबे समय तक सफल रहती हैं, वो एक तरह की मोनोपोली बनाती हैं। लेकिन मोनोपोली शब्द सुनते ही तो थोड़ा नेगेटिव लगता है, जैसे ग्राहकों का नुकसान, इनोवेशन रुक जाना। सही कहा आपने, और थील इस फर्क को समझते हैं। स्रोत ये साफ करता है कि यहाँ बात किसी गैर कानूनी या सरकार की मदद से बनी मोनोपोली की नहीं हो रही है। अच्छा। यहाँ बात हो रही है इनोवेशन से बनी मोनोपोली की। मतलब आपने कुछ इतना यूनिक, इतना बेहतर बनाया है कि दूर दूर तो कोई आपका मुकाबला ही नहीं कर सकता। आपने शायद एक पूरी नई कैटेगरी बना दी है। तो ये मोनोपोली बनती कैसे? क्या सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट काफी है? नहीं, सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं है। स्रोत कहता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जिसे कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे? हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी बहुत खास हो, आपकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हो, या आपका नेटवर्क इफेक्ट बहुत मजबूत हो, जैसे सोशल मीडिया में होता है। जितने ज्यादा लोग यूज करते हैं उतना बेहतर होता जाता है। या आपकी ब्रांडिंग इतनी पावरफुल हो। मतलब कुंजी ये है कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो दूसरों के लिए देना लगभग नामुमकिन हो। तब आप नेचुरली उस मार्केट के लीडर बन जाते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, गूगल का उदाहरण अक्सर आता है और स्रोत भी इसका जिक्र करता है। अच्छा जब गूगल आया तो उस समय के जो सर्च इंजन थे, जैसे ऑल्टा विस्टा वगैरह, जी। गूगल उनसे सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं था, वो फंडामेंटली बेहतर था। उसका पेज रैंक एल्गोरिदम बिल्कुल नया था, एक 0 से 1 स्टेप। और इस टेक्नोलॉजिकल लीड ने उसे सर्च में एक ऐसी डोमिनेंस दी जो आज तक है। ये कोई जबरदस्ती की मोनोपोली नहीं थी, ये बेहतर टेक्नोलॉजी और लगातार इनोवेशन से कमाई गई थी। समझ गई। थील के अनुसार ऐसी ही कंपनियां लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट करती हैं और कामयाब रहती हैं। तो मतलब ये हुआ कि मार्केट में लड़ने भिड़ने के बजाय एक ऐसा मैदान ही बना लो जहां लड़ने वाला कोई और हो ही ना। वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। बिल्कुल, लक्ष्य कंपटीशन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे इर्रेलेवेंट बना देना है। आप इतने अलग, इतने बेहतर हैं कि कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। ये तो हुई प्रोडक्ट और मार्केट की बात। लेकिन किताब भविष्य के बारे में सोचने में भी काफी जोर देती है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? यहाँ बात थोड़ी गहरी हो जाती है। ये सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने के बारे में नहीं लगता। हाँ, ये एक और बहुत जरूरी पहलू है। किताब कहती है कि जो महान कंपनियां होती हैं वो सिर्फ आज के ग्राहकों को खुश रखने में नहीं लगी रहती, वो एक्टिवली भविष्य के बारे में सोचती हैं। वो आने वाले दशकों की प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा लगाती हैं और उनके लिए प्लानिंग करती हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक क्लियर विजन, ये बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि एक तरह से भविष्य को दिशा देने की कोशिश है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो ये फ्यूचर के प्रति एक डेफिनेट ऑप्टिमिज्म रखने के बारे में है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, ये क्या है? मतलब आप मानते हैं कि भविष्य बेहतर हो सकता है और आप उसे बेहतर बनाने के लिए ठोस प्लान बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इसके विपरीत होता है इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। आप मानते तो हैं कि भविष्य अच्छा होगा, पर कैसे होगा उसका कोई प्लान नहीं है, बस उम्मीद है। अच्छा। स्रोत कहता है कि सफल एंटरप्रेन्योर और कंपनियां भविष्य को बनाने में यकीन रखती हैं, ना कि सिर्फ उसके होने का इंतजार करने में। वो मानते हैं कि फ्यूचर को गढ़ा जा सकता है, उसे शेप दी जा सकती है। और जाहिर इतना बड़ा काम भविष्य गढ़ना, ये अकेले तो नहीं हो सकता, टीम चाहिए। हाँ, बिल्कुल। स्रोत टीम और लीडरशिप के बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ स्मार्ट लोगों को इकट्ठा कर लेना काफी है? स्मार्ट लोग तो चाहिए ही, पर स्रोत इससे आगे जाता है। किसी भी 0 से 1 वेंचर के लिए सही टीम का होना शायद सबसे क्रिटिकल चीजों में से एक है। और ये सिर्फ रेज्यूमे देखकर बेस्ट लोगों को हायर करना नहीं है। ये ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो कंपनी के मिशन और विजन से गहराई से कनेक्टेड हों। उनमें एक कॉमन पैशन होना चाहिए, कुछ नया बनाने का। और लीडर का क्या रोल है इसमें? लीडर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं है, उसका काम है उस विजन को जिंदा रखना, टीम को इंस्पायर करना, उन्हें एकजुट रखना, खासकर जब मुश्किल दौर आए। हाँ, वो तो आता ही है। क्योंकि 0 से 1 का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें फेलियर भी होंगे, अनिश्चितता भी होगी। एक मजबूत लीडर और एक क्लियर इंस्पायरिंग विजन ही
टीम को उन मुश्किलों से निकालकर आगे ले जा सकता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि टीम मेंबर्स के बीच अच्छी केमिस्ट्री, आपसी समझ बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए थील हमेशा छोटी टाइट निट टीमों के हिमायती रहे हैं। ये टीम वाली बात समझ आती है। अब आते हैं बिजनेस के प्रैक्टिकल पहलू पर। पैसा। स्रोत बिजनेस मॉडल और वैल्यू क्रिएशन के बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ एक रिवोल्यूशनरी आइडिया होना काफी है? आइडिया तो बस शुरुआत है। स्रोत साफ कहता है कि किसी भी स्टार्टअप का प्राइमरी गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? वैल्यू क्रिएट करना। और वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है किसी कस्टमर की किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का एक टिकाऊ और यूनिक सोल्यूशन देना। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब पैसा कमाने के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सही पकड़ा। स्रोत का तर्क है कि अगर आप बड़े स्केल पर रियल वैल्यू बना रहे हैं, मतलब लोगों की जिंदगी आसान कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्री बदल रहे हैं, तो आप उस वैल्यू का एक हिस्सा अपने लिए कैप्चर करने का यानी प्रॉफिट कमाने का तरीका ढूंढ लेंगे। फोकस कस्टमर्स की जरूरत और आपके यूनिक सॉल्यूशन पर होना चाहिए। पैसा अक्सर उसका बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा बनाने पर फोकस करेंगे तो शायद कुछ शॉर्ट टर्म या सतही बना पाएंगे, कुछ मौलिक 0 से 1 जैसा नहीं। अभी तक हमने ज्यादातर बातें स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों के लिहाज से की, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, स्रोत ये भी कहता है कि ये किताब सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इन आइडियाज का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे करियर या हमारे सोचने के तरीके पर क्या असर हो सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और ये किताब के दायरे को काफी बड़ा कर देता है। स्रोत हमें उकसाता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर भी 0 से 1 के बारे में सोचें। कैसे? मतलब अपने करियर को देखें। क्या हम सिर्फ वही रास्ता पकड़ रहे हैं जो सब पकड़ते हैं, 1 से n, या हम कुछ नया, कुछ यूनिक करने की हिम्मत कर सकते हैं जो शायद पहले किसी ने उस तरह से ना किया हो, 0 से 1। तो ये सिर्फ अपनी कंपनी खोलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने काम करने के तरीके, अपनी स्किल्स या अपनी सोच में भी इनोवेशन लाने के बारे में है। बिल्कुल, आप इसे सेल्फ इनोवेशन कह सकती हैं। क्या आप किसी प्रॉब्लम को हमेशा उसी पुराने तरीके से देखते हैं, या आप एक नया एंगल, एक 0 से 1 सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं? ये एक माइंडसेट अपनाने की बात है, भीड़ से अलग सोचने की, जो मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाने की और कुछ नया बनाने की कोशिश करने की। स्रोत इसे एक ब्रॉड फिलॉसफी की तरह पेश करता है जो किसी भी इंसान को अपने फील्ड में ज्यादा इफेक्टिव और ओरिजिनल बना सकता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बेहतर कर सकता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ बस 1 से n मोड में चल रहे हैं और कहाँ 0 से 1 की गुंजाइश बन सकती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो 0 to 1 का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा मैसेज क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो असली तरक्की है, जो टिकाऊ सफलता है, वो नकल करने या एक दूसरे से लड़ने भिड़ने में नहीं है। वो है कुछ फंडामेंटली नया और वैल्यूएबल बनाने में। ये किताब हमें यूनिकनेस पर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर और बोल्ड इनोवेशन पर फोकस करने को कहती है। अच्छा, यही वो 0 से 1 वाली सोच है जो किसी इंसान को या किसी कंपनी को भीड़ से अलग करती है और उन्हें सचमुच प्रभावशाली बनाती है। तो ये सब जानने का आखिर मतलब क्या निकलता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए हमेशा बने बनाए रास्तों पर चलना ही जरूरी नहीं है। सही बात है। कभी कभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट कुछ ऐसा करने से आता है जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी ना हो। ये एक तरह से स्टेटस को चैलेंज करने और कुछ बेहतर, कुछ नया बनाने का कॉल है, चाहे वो किसी भी स्केल पर हो। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। बताइए। स्रोत भविष्य बनाने और मोनोपोली बनाने पर जोर देता है, जहां आप इतने यूनिक है कि कंपटीशन रहे ही ना। लेकिन सोचिए, अगर हर कोई या हर कंपनी अपना अपना यूनिक 0 से 1 बनाने में कामयाब हो जाए, तो क्या भविष्य में सहयोग, मतलब कोलैबोरेशन की भूमिका कम हो जाएगी, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बेस्ट होंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या इनोवेशन के लिए कोलैबोरेशन के नए मॉडल सामने आएंगे, जहां ये यूनिक 0 से 1 बनाने वाले मिलकर और भी बड़े कॉम्प्लेक्स 0 से 1 सॉल्यूशंस बनाएंगे? भविष्य मोनोपोलीज का होगा या नए तरह के कोलैबोरेशंस का, या शायद दोनों का कोई मिक्स? ये वाकई एक सोचने लायक सवाल है।